गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुरुग्राम डिग्री कॉलेज में आप सभी का स्वागत है। ओके, आज हम बीकॉम फाइनल ईयर की लिक्विडेशन ऑफ कंपनी की पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें आज कल हमने सीखा था कि किस प्रकार स्टेटमेंट ऑफ अफेयर तैयार किया जाता है। आज हम उसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन तैयार करेंगे, जिसके लिए हमने सबसे पहले एक क्वेश्चन लिख रखा है ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना आए। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपको पढ़ के बता देता हूँ क्या है क्वेश्चन, फिर उसके बाद हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का एक क्वेश्चन आंसर करेंगे। सबसे पहले देखो, एबीसी लिमिटेड है, लिक्विडेशन हुआ है उसका 31 मार्च 2018 को। ठीक है, इंफॉर्मेशन वी आर रिसीव ऑन द डेट फ्रॉम द बैंक ऑफ बुक्स ऑफ अ कंपनी, मतलब जिस दिन कंपनी लिक्विडेट हुई है वो डेट क्या है 31 मार्च 2018, मतलब इस डेट को कंपनी लिक्विडेट हो चुकी है, मतलब उसका कोर्ट के द्वारा आदेश आ गया कि इसको कंपनी को बंद किया जाए। तो 31 मार्च 2018 को कंपनी के पास कितनी एसेट्स कितनी लायबिलिटीज हैं, उन सारा बायोडाटा हमारे को क्वेश्चन में दे रखा है और इसी बायोडाटा के हिसाब से हमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर तैयार करना है। ओके, सबसे पहले देखो कंपनी की इक्विटी शेयर कैपिटल कितने की है, 2,40,000 रुपीज की। ओके, उसके बाद क्वेश्चन में प्रेफरेंशियल 5% प्रेफरेंशियल, मतलब कि कंपनी के जितने प्रेफरेंशियल है उस पर 5% डिविडेंड दिया जाता है और 2,000 शेयर हैं जो प्रेफरेंशियल के इशू किए गए थे 100 रुपए वाले, और 100 जिस पर 100 के 100 रुपए मांग लिए गए हैं, जिसमें से 100 शेयर ऐसे हैं जिन पर 25 रुपए वेयर नॉट पेड, मतलब 25 रुपए अभी तक भुगतान नहीं किया गया। इट इज एस्टिमेटेड 1,000 रुपीज विल बी रिकवर्ड, मतलब कि 100 × 25 करेंगे तो मतलब 2500 रुपए हमें प्राप्त नहीं हुए, लेकिन उम्मीद है कि हमें 1,000 रुपए प्राप्त हो सकते हैं। ओके, और टोटल उसकी 5% प्रेफरेंशियल की वैल्यू कितनी है, टोटल 2 लाख रुपए। फिर उसके बाद क्वेश्चन में दिया है डिबेंचर हमें दिए हुए टोटल 3 लाख रुपए के। ओके, फिर उसके बाद दिया है हमारे को क्वेश्चन में फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। इस पे फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर फर्स्ट चार्ज लैंड एंड बिल्डिंग, मतलब फर्स्ट चार्ज का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये है कि जब भी जिस पर्सन को लैंड एंड बिल्डिंग गिरवी रखी हुई है, सबसे पहला अधिकार किसका है, इस पर्सन का। ओके, सबसे पहले जब रिकवरी करेगा तो पहले इसको अधिकार होगा, फिर दूसरे पर्सन को। फिर आया अगला देखो पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स लैंड एंड बिल्डिंग टू द एक्सटेंट ऑफ 30,000, मतलब टोटल जितना भी लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू हमें प्राप्त होगी उसमें से 30,000 रुपए, कितने रुपए, 30,000 रुपए पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर वाले के लिए सिक्योर रखे गए हैं। ज्यादा से ज्यादा 30,000 रुपए ही रखे जाएंगे मैक्सिमम। फिर आगे आया प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स 50,000 रुपए के, 5,000 रुपए सॉरी। फिर दिया अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स इन एडिशन वो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कितने के, 1,20,000 रुपए के। बैंक ओडी, ओडी का मतलब ओवरड्राफ्ट, ओके, 75,000 के हैं। अगला है बुक डेब्ट्स, बुक डेब्ट्स के अंदर दो है, देखो जो हमारी कंपनी के डेटर्स हैं जिससे हमें पैसा प्राप्त होने वाला है, एक तो गुड है और एक बैड है। गुड वाले हैं 1,25,000 रुपए के और दूसरे हैं 21,000 रुपए के। ओके, फिर उसके बाद ये हमारे स्टॉक, स्टॉक का मतलब ये है कि स्टॉक एस्टिमेटेड रिलायबल वैल्यू, मतलब कि हम अगर मार्केट में बेचने जा रहे हैं तो उस दिन हमें उस स्टॉक के कितने रुपए प्राप्त होंगे, 1,50,000 रुपए, जबकि उसकी वैल्यू कितनी थी, 1,20,000 रुपए। ओके, उसके बाद है मशीनरी, प्लीज मतलब मशीनरी को भी क्या रखा गया है, गिरवी रखा गया है, किसके अगेंस्ट में, बैंक ओवरड्राफ्ट, जो हमने बैंक से पैसा लिया था, यहाँ पे लिया था ना 75,000 रुपए का, इस 75,000 रुपए के अगेंस्ट में हमने मशीनरी हमारी गिरवी रखी थी और इस मशीनरी की वैल्यू कितनी थी, 1,50,000 रुपए। जिस दिन हम मार्केट में बेचने जा रहे हैं उस दिन उसका रिलायबल वैल्यू ऑफ द मशीनरी कितना, 1,10,000 रुपए। ओके, अगला है लैंड एंड बिल्डिंग, रिलायबल वैल्यू 1,00,000 रुपए और उसकी बुक वैल्यू कितनी है, 1,30,000 रुपए। मतलब हमने अपनी बुक्स में तो 1,30,000 रुपए लिखा हुआ, लेकिन जब हम बेचने जाएंगे तो हमें कितने मिल सकते हैं, 1,00,000 रुपए मिल सकते हैं। आगे है कैश इन हैंड 6,000 रुपए का, ठीक है। उसके बाद आया बिल्स रिसीवेबल, आउट ऑफ विच वन बिल 5,000 विल बैड, मतलब कि टोटल हमारे पास बिल कितने गए, 15,000 रुपए बिल है, उसमें से 5,000 रुपए बिल एक ऐसे हैं जो बैड नेचर के हैं कि हमें उससे पैसा मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। ओके, ये पूरा क्वेश्चन था। सबसे पहले देखो कल हमने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाते समय कुछ लिस्ट की बात की थी, लिस्ट ए, लिस्ट बी, लिस्ट सी, ऐसे करके हम एच तक पहुंचे थे। उसी प्रकार आज हम क्वेश्चन वर्क करेंगे लिस्ट ए, लिस्ट बी के अकॉर्डिंग। ओके, अब देखो सबसे पहले हमने कल कहा था, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लिस्ट ए, और लिस्ट ए के अंदर हमने कल बात की थी किस चीज की,
ऐसी एसेट जो गिरवी नहीं रखेगी, मतलब एसेट नॉट स्पेसिफिकली प्लीज। इसको आज के बाद हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे ANSP। ओके, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे? ANSP, मतलब ऐसी एसेट जो गिरवी नहीं रखी गई। ओके, अभी हमने सारी संपत्तियां पढ़ी थी कि कौन कौन सी हमारी संपत्तियां हैं। देखो, इक्विटी शेयर हमारी लायबिलिटी होती है, प्रेफरेंस शेयर हमारी लायबिलिटीज होती है, डिवेंचर भी हमारी लायबिलिटी है, फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स ये भी हमारी लायबिलिटी है, ये भी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स भी हमारी लायबिलिटी है, ये भी लायबिलिटी है, बैंक ओवरड्राफ्ट भी हमारी लायबिलिटी है। बुक डेब्ट्स, अब देखो ये सबसे पहली संपत्ति आई हमारी बुक डेब्ट्स। बुक डेब्ट्स के अंदर भी देखो, बुक डेब्ट्स का मतलब क्या है? जो हमारी कंपनी के डेटर्स हैं, जिन्होंने हमसे माल खरीदा होगा और हमें उनसे पैसा प्राप्त करना है। बुक डेब्ट्स के अंदर देखो दो थे, गुड है और एक बैड है। याद रखना, लिक्विडेटर हमेशा कंपनी को कहता है हमें उस चीज का डाटा दो जिससे हमें पक्का पैसा प्राप्त हो जाए। ओके, जो भी बैड नेचर के होंगे उसको कभी भी हम एसेट के रूप में इंक्लूड नहीं करेंगे। ओके, अब देखो बुक डेब्ट्स के अंदर एक है गुड नेचर का और एक है बैड नेचर का, तो ये हमारी संपत्ति है। तो सबसे पहले आप हम क्या लिख लो, यहाँ पे लिख लो बुक डेब्ट्स। ओके, बुक डेब्ट्स कितने की लिखोगे आप? 1,25,000 और 21,000 रुपए के हैं, तो आप कितना वाला लिखोगे? सिर्फ कि कंपनी को सिर्फ 1,25,000 रुपए के, कितने के? 1,25,000 रुपए के बुक डेब्ट्स से पैसा प्राप्त होने के चांसेस हैं। ओके, उसके बाद स्टॉक, उसके बाद क्या है? स्टॉक भी हमारी संपत्ति होती है। अब देखो स्टॉक के अंदर लिखा है एस्टिमेटेड लेजर वैल्यू 1,50,000, मतलब कि हमारा पैसा कितना वसूल हो सकता है? 1,50,000, जबकि उसकी वैल्यू कितनी है? 1,20,000। हमें वैल्यू से कोई लेना देना है नहीं, हमें है कि मार्केट में हमें उससे कितना पैसा मिल जाएगा या कितना पैसा देना पड़ेगा। तो यहाँ पे दूसरी संपत्ति कौन सी हमारी? स्टॉक। ओके, स्टॉक से कितना पैसा मिल जाएगा? 1,50,000 रुपए। तो आप यहाँ पे कितना लिखोगे? 1,50,000 रुपए। ओके, उसके बाद अगली है मशीनरी। अगली क्या है? मशीनरी, लेकिन मशीनरी है प्लीज, मतलब गिरवी रखी हुई है। क्या रखी हुई है? गिरवी। और जब भी गिरवी रखी होगी तो वो लिस्ट ए में आएगी क्या? नहीं, वो किस में जाएगी? लिस्ट बी में। ओके, फिर लाइन ऑफ बिल्डिंग ये होगा एक कैश इन हैंड। क्या कैश इन हैंड कहीं गिरवी रखा है? नहीं, तो आपको कैश इन हैंड भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा। कैश इन हैंड कितना लिखोगे? आपको कैश इन हैंड दिया क्वेश्चन में 6,000 रुपीज। कितना? 6,000 रुपीज। ओके, उसके बाद देखो कैश इन हैंड के बाद हमारे क्या दिए? बीआर। बीआर मतलब बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल भी हमारी क्या होती है? एसेट्स होती है। तो आप यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल भी लिखोगे। ठीक है, कितना लिखोगे? बिल्स। अब देखो बीआर के अंदर भी बात बोली है, आउट ऑफ विच वन बिल 5,000 इन बैड, मतलब कि टोटल आपके बिल कितने के थे? 15,000 रुपए के। टोटल बिल कितने के थे? 15,000 रुपए के। 15,000 के अंदर से 5,000 के बिल ऐसे हैं जो बैड नेचर के हैं, जिनसे हमें प्राप्त ना होने की चांसेस कम है। तो हम सिर्फ कौन सी वैल्यू लिखेंगे? जिससे हमारे को पैसा प्राप्त हो जाए। तो हमारे को कितना पैसा प्राप्त हो सकता है इस 15,000 में से? क्योंकि टोटल 15,000 है, 5,000 तो बैड है, तो बाकी कितने बचे? 10,000 रुपए। तो मतलब आपको यहाँ पे बिल रिसीवेबल के अंदर कितना लिखना पड़ेगा? 15,000 है, उसमें से आपको कितना माइनस करना पड़ेगा? 5,000। क्यों? क्योंकि ये बैड नेचर के थे। कौन से नेचर के थे? बैड नेचर के थे। तो इसको हमारे को क्या करना पड़ेगा? इग्नोर करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे आप टोटल कितना लिखोगे? 10,000 रुपीज। ओके, उसके बाद देखो क्या हुआ? ये होगा, हमने ऊपर से लेके सारे पढ़ लिया। एक चीज हम अभी यहाँ पे हमने एक चीज पढ़ी थी, 5% प्रेफरेंशियल कैपिटल 2,000 शेयर ऑफ 100 इज फुली पेड, बट ऑन 100 शेयर ₹25 वे आर नॉट पेड, इट इज एस्टिमेटेड 1,000 विल बी रिकवर्ड। मतलब हमने क्या कहा? लिस्ट ए के अंदर वो सारी चीजें लिखो जिससे हमें पैसा मिलने की उम्मीद है। ठीक है, अब देखो 2,500 रुपए ऐसे थे जो प्राप्त नहीं होने वाले थे, लेकिन उसमें से हमें उम्मीद है ना कि अब 1,000 रुपए मिल जाएंगे। तो जो भी चीज हमारे को मिल जाए इसको एक नोट डाल के लिखना। ठीक है, इसके अंदर क्या लिखोगे? जैसे ही आपको जो पैसा रिकवर होने की उम्मीद है, ठीक है, वो आप यहाँ पे लिखोगे। क्यों? क्योंकि वो हमारी संपत्ति की तरह काउंट होगा, क्योंकि हमारे को उससे पैसा मिलने की उम्मीद है। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? अनपेड कॉल्स। अनपेड कॉल्स
क्योंकि हमारे को अगर पेड नहीं किए गए थे, अब अनपेड करने वाले हैं, तो अनपेड लोन्स कितने के अब हमारे को रिसीव होने वाले हैं 1000 रुपीज के। ओके, इसके अलावा हमने सारा कुछ कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, सारा कर लिया हमने। अब इसका हमारे को क्या करना है, टोटल करना है। ओके, 1 लाख, 2 लाख, 2,75,000, ठीक है, 2,85,000, 2,85,000 और 691 और 1,92, मतलब 2,92,000 के टोटल हमारे पास लिस्ट ए से, किससे, लिस्ट ए से हमारे को पता लगा कि कितने की हमारे पास संपत्तियां हैं जो गिरवी नहीं रखी हुई है, वो उसकी वैल्यू टोटल कितनी है 2,92,000 रुपए। ओके, फिर उसके बाद देखो हमने लिस्ट क्या करना था, इसके बाद लिस्ट बी, और लिस्ट बी के अंदर हमारे को क्या करना था, ऐसी एसेट जो गिरवी रखी हुई है। अब एसेट स्पेसिफिकली प्लीज, और इसको आप शॉर्ट में क्या बोलेंगे, एएसपी, क्या बोलेंगे। आज के बाद जब भी हम क्वेश्चन टाइम करेंगे तो एएनएसपी और एएसपी का यूज करेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने जब कल आपको क्वेश्चन कराया था, तो सबसे पहले मैंने आपको कहा था इसके अंदर उसकी सबसे पहले जो जो चीजें रखी हुई हैं उस एसेट की कौन कौन सी आपने एसेट रखी हुई है, ठीक है। उसके बाद उस एसेट से कितना पैसा रिलाइज होने वाला है आपको, मतलब रिलाइजेबल वैल्यू, आरवी का मतलब रिलाइजेबल वैल्यू। ओके, उसके बाद थर्ड कॉलम में हमने क्या लिखा था, लोन लिखा था जो ड्यू टू सिक्योर्ड क्रेडिटर था, ड्यू टू सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। ओके, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, या तो डेफिशिएंसी आएगा या सरप्लस आएगा। एक जगह लिख लो डेफिशिएंसी, एक जगह लिख लो सरप्लस। ओके, अब देखो हमने जब पढ़ा था तो हमने पढ़ा था मशीनरी, पढ़ा था ना, तो देखो कहां कहां हमने गिरवी रखा था, मशीनरी ये थी बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। सबसे पहले मशीनरी लिख लो। ओके, मशीनरी से हमारे को कितना पैसा वसूल होने के चांसेस है, रिलायबल वैल्यू कितनी है उसकी, 1,10,000 रुपए, कितनी है 1 लाख। अब मैंने क्या कहा था, ये तो मशीनरी का आपका पैसा आज वसूल होने के चांसेस हैं। आपने उस जो गिरवी रखा था तो उसमें आपने कितने का लोन लिया था, मतलब आपके पास बैंक ओवरड्राफ्ट कितने का था, ये रहा हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट कितने का, 75,000 रुपए का। ओके, ओके, अब देखो क्या हुआ, हमने लोन लिया था 75,000 रुपए का, उस एसेट को जब बेचा जाएगा तो कितना मिलेगा, 1,10,000 रुपए, मतलब कि हमने जितना लोन लिया था उससे ज्यादा वैल्यू मिलेगी, तो मतलब उसकी वैल्यू क्या हुई, ज्यादा, मतलब सरप्लस हो गया। कितना, 2550 रुपए, कितना होगा 35,000, कितना हो गया 35,000 रुपीज। ओके, ये किस में चला जाएगा, सरप्लस में, मतलब कि इतना पैसा एक्स्ट्रा अभी हमारे पास है। अब देखो ये मशीनरी का ट्रीटमेंट हो चुका, इसके बाद बचा अगला कौन सा, लैंड एंड बिल्डिंग। कौन सा बचा, लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग के अंदर हमने दो चीजें पढ़ी थी, याद है, हमने पढ़ा था एक तो फर्स्ट चार्ज करके लिया ना, फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर फर्स्ट चार्ज लैंड एंड बिल्डिंग कितने का, 60,000 रुपए का, कितने का 60,000। और फिर हमने एक और लाइन पढ़ी थी, पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर लैंड एंड बिल्डिंग। अब देखो दो लैंड एंड बिल्डिंग है हमारे पास, लैंड एंड बिल्डिंग। अब लैंड एंड बिल्डिंग के अंदर याद रखना है एक ही, लेकिन उसको दो बार गिरवी रखा गया था। एक बार तो जिन्होंने पूरा पूरा सिक्योर्ड रखा था, कितना पैसा, 60,000 रुपए, कितना 60,000 रुपए। और जबकि हमारे को लैंड एंड बिल्डिंग से पैसा कितना वसूल होने के चांसेस हैं, 1 लाख, और उसकी वैल्यू कितनी थी, 1,30,000 रुपए। अब देखो मेरी बात सुनना, पैसा मिलेगा हमारे को 1,30,000 रुपए, लेकिन हमारे को पार्टली वाले के अंदर एक बात बोली गई थी कि पार्टली वाले में 30,000 रुपए आपको उसके लिए सिक्योर रखने पड़ेंगे। तो मतलब ये फर्स्ट चार्ज वाला एंड ये सेकंड चार्ज वाला, मतलब पार्टली वाला, ठीक है। पार्टली वाले के अंदर कितने रुपए हमारे को सिक्योर रखने हैं, उससे कितना पैसा वसूल हो सकता है, 30,000 रुपए, और टोटल वैल्यू कितनी थी उसकी, 1 लाख रुपए। तो मतलब अगर 30,000 रुपए अगर इस पे रखा हुआ है तो बाकी कितने बचे, 70,000 रुपए, कितने, 70,000। ओके, अब 70,000 के अगेंस्ट में अगर आप देखो तो फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर के अगेंस्ट में हमने कितने का लोन लिया था, 60,000 का। तो यहाँ पे कितना लिखोगे, 60,000 रुपए। ओके, अब देखो क्या हुआ,
70 हमारे को प्राप्त होने वाले हैं और हमने पैसा कितना लिया था 60,000 रुपए, तो मतलब 10,000 रुपए एक्स्ट्रा है, तो 10,000 रुपए वापस आपको लौटाने पड़ेंगे। ओके, अब देखो सेकंड लैंड एंड बिल्डिंग, सेकंड जो आपकी लैंड एंड बिल्डिंग है उससे देखो क्या हुआ, पार्टी सिक्योर्ड क्रेडिटर की लैंड एंड बिल्डिंग के अंदर आपने 30,000 रुपए तक एक्सटेंड किया था, मतलब 30,000 रुपए तक रोक के रखा था उस पैसे को, और जबकि आपने लोन लिया कितने का था वहां पे 50,000 रुपए का, कितने का 50,000। ओके, कितने का लिया था, सॉरी कितने का लिया था आपने 50,000 का। अब क्या हुआ, आपको पैसा तो वसूल हुआ 30,000, जबकि आपने क्रेडिटर से कितना पैसा लिया हुआ था 50,000 का, मतलब कि अभी भी उस क्रेडिटर को कितना रुपए देना बाकी है 20,000। ये ज्यादा है या कम है, ये पैसा कम है, कितना 20,000 रुपए। ओके, ये हो गया हमारा लिस्ट बी। लिस्ट बी के अंदर हमारे को पता लग गया एसेट क्या है, वैल्यू वैल्यू क्या है, उसका लोन क्या है, कितने का हमने पैसा लिया था, क्या डेफिशिएंसी है, क्या सरप्लस है। सरप्लस का बेसिक का मीनिंग इतना है कि हमने जब लोन लिया तो हमारे को उस मशीनरी से या किसी भी एसेट से पैसा ज्यादा वसूल हो रहा है या कम, अगर ज्यादा हो रहा है तो सरप्लस, अगर कम हो रहा है तो डेफिशिएंसी मतलब कि कमी। ओके, अब मैंने आपको कल बताया था कि जो भी आपका सरप्लस आया, जो भी आपका सरप्लस आया कितना आया 3510 45,000 रुपए, कितना 45,000 रुपए। ओके, और डेफिशिएंसी कितनी आई, टोटल आई डेफिशिएंसी 20,000 रुपए की, और टोटल आपको पैसा रिलाइज कितना हुआ 1,10,000 लिए, 70 लिए, 30 लिए, मतलब टोटल मिला के आपको रिलाइज हुआ 2,10,000 रुपए। ओके, आपने लोन कितने का लिया था इससे कोई मैटर नहीं करता, आप यहाँ पे टोटल चाहे करो चाहे ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैंने आपको बताया था कि जो भी सरप्लस की वैल्यू है उसको आप क्या करोगे, बाहर कॉलम में लिख दोगे। ओके, कितना 45,000 रुपए। अब क्वेश्चन उठेगा डेफिशिएंसी का, सरप्लस तो चलो आपने बाहर लिख दिया कि हमारे को इतना पैसा अभी और मिलेगा तो उम्मीद है पैसा आएगा। डेफिशिएंसी का मैंने आपको कल बताया था और आपको कल स्टार मार्क करवा के बताया था मैंने कि जो भी डेफिशिएंसी आएगी ये आपकी लिस्ट ई में जाएगी, इसमें जाएगी लिस्ट ई में, मतलब कि आपको आपकी जो भी इस पैसे की जो पेमेंट किया जाएगा वो लिस्ट ई के अंदर जाके किया जाएगा, उससे पहले नहीं किया जाएगा। ओके, फिर मैंने कहा था आपको क्या करना था, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, इन दोनों वैल्यू को आपस में क्या करना है, ऐड करना है। ओके, जब आप इसको ऐड करोगे तो 0 0 0, ओके, 2 और 5 7, 4 और 13, 1 और 2 3, मतलब कि टोटल मिला के आपको 3,37,000 रुपए, कितना 3,37,000 रुपए आपको पैसा, ये आपकी क्या आ गई टोटल एसेट की, टोटल एसेट की वैल्यू आ गई आपके पास, टोटल इतने का पैसा अवेलेबल है, कितना 3,37,000 रुपए। अब कल हमने सीखा था लिस्ट ए करोगे लिस्ट डी करोगे, इन लिस्ट ए और बी से हमें पता लगा कि हमारे पास कितना पैसा अवेलेबल है, हो सकता है मतलब भी हमारे को पैसा टोटल पैसा अवेलेबल हो सकता है 3,37,000 रुपए। अब क्या आएगा, पेमेंट करने की बारी आएगी कि आप पेमेंट करो, तो पेमेंट करने के लिए आपको मैंने बताया था क्या करोगे, लिस्ट सी। लिस्ट सी किसके लिए बताया था, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के लिए, याद है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था दो होता है कि एम्प्लॉय की अगर कोई सैलरी कमीशन बोनस वगैरह अगर कुछ है वो, इसके अलावा कंपनी का टैक्स जो 12 मंथ का पेंडिंग पड़ा है जिस दिन कंपनी लिक्विडेट हुई है उस दिन से। अब देखो यहाँ पे हमारे को प्रेफरेंशियल क्रेडिटर दिए हुए हैं, क्वेश्चन में हमारे को ये दिए हुए प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कितने के 5,000 रुपीज के। ओके, तो आप यहाँ पे लिखोगे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कितने के थे 5,000 के, तो मतलब आपका अगर इतना पैसा है उसमें से अगर आपने 5,000 का पेमेंट कर दिया तो आपके पास अमाउंट कितनी अवेलेबल बचेगी, 3,32,000 रुपए। ये आपके पास क्या बचा अमाउंट, अमाउंट अवेलेबल फॉर लिस्ट डी टू लिस्ट जी, क्योंकि
एच तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा वहां पे, ठीक है। मतलब कि हमारे पास 3,32,000 रुपया अभी पेमेंट करने के लिए पैसा अवेलेबल है, ओके। उसके बाद आता है लिस्ट डी। लिस्ट डी का मतलब यहाँ पे क्या है, डी फॉर डिवेंचर। डी फॉर डिवेंचर, क्या क्वेश्चन डिवेंचर दिया हुआ था क्या, बिल्कुल दिया हुआ था। ये देखो ये रहा डिवेंचर कितने के थे, 3 लाख रुपए के। मतलब अब 3,32,000 के अंदर से किसका पेमेंट किया जाएगा, डिवेंचर वालों का। तो यहाँ पे आप लिख दोगे डिवेंचर, डिवेंचर कितने के, 3 लाख रुपए के। तो आप यहाँ पे 3 लाख रुपए लिख दोगे, ओके। और जैसे आपने अब उस साइड कर रहा हूं, ठीक है, डिवेंचर का पेमेंट किया 3 लाख का, तो अमाउंट अवेलेबल कितनी बची, 32,000 रुपीज। या तो इसको हटा देता हूं, ऊपर वाला लिस्ट ए उतार देना आप लोग, ठीक है, मैं हटा रहा हूं ये। अब देखो हमारे पास अमाउंट अवेलेबल कितना बचा, अमाउंट अवेलेबल फॉर लिस्ट ई टू लिस्ट जी 3,32,000 रुपया अवेलेबल था, जिसमें हमने 3 लाख का पेमेंट कर दिया है डिवेंचर का। तो हमारे पास अमाउंट अवेलेबल बचेगा कितना, 32,000 रुपीज, मतलब 32,000 रुपये हमारे पास अवेलेबल बचेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे को लिस्ट क्या करना था, ई, ठीक है। ई के अंदर मैंने आपको क्या बताया था, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, मतलब जिनके अगेंस्ट में कोई संपत्ति गिरवी नहीं रखी हुई। अब देखो इधर देखो, डिवेंचर हो चुका, फुली सिक्योर्ड वाले का पूरा पेमेंट हो चुका, ठीक है, पार्टली वाले का पूरा पेमेंट हो चुका, प्रेफरेंशियल वाले का भी लिस्ट सी के अंदर हम पेमेंट करके गए। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, ये अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, तो सबसे पहले आप यहां पे लिख दो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। कितने के अनसिक्योर्ड क्रेडिटर हैं, देखो, इन एडिशन ऑफ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, मतलब इसके अलावा, मतलब किसके अलावा, याद रखना एक बात, जो लिस्ट सी है वो भी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का ही पार्ट होता है, लेकिन बस उसको प्रायोरिटी पहले दी जाती है कि पेमेंट इसको सबसे पहले किया जाए, बस। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कितने का, इन्होंने साफ साफ बोला है कि इन एडिशन ऑफ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, मतलब इसको छोड़कर, किसको छोड़कर, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को छोड़कर, ठीक है। कितने के, 1,20,000 रुपए के। तो देखो 1,20,000 रुपए के, तो ये बचे, ठीक है। इसके अलावा हमने लिस्ट बी किया था, याद आ रहा है कुछ, लिस्ट बी के अंदर हमने लिस्ट बी के अंदर डेफिशिएंसी आई थी, और डेफिशिएंसी कितनी आई थी हमारी, 20,000 आई थी, याद है। लैंड बिल्डिंग है हमारे को पार्टली वाले के अंदर पैसा कितना था हमारे पास, 30,000 रुपए, और जबकि हमने लोन कितने का लिया हुआ था, 50,000 रुपए, मतलब 20,000 की डेफिशिएंसी आई थी लिस्ट बी के अंदर, तो मतलब इसका पेमेंट भी यहीं पे किया जाएगा, ओके। इसके अलावा और कोई, देखो अनसिक्योर्ड हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, सारे हो गए लगभग, ठीक है। अब सारा हो गया हमारा, मतलब 1,20,000 ये, ओ सॉरी 12,000 ये, 20,000 ये, टोटल कितना हुआ, 32,000 रुपए। कितना, 32,000 रुपए। अब देखो 32,000 फंड हमारे पास अवेलेबल था, जिसमें से 32,000 का ही हमारे को, सॉरी सॉरी सॉरी, एक 20 है ना, एक 20 और 20 कितना होगा, 1,40 होगा, सॉरी कितना आएगा, 1,40,000 रुपए आएगा, ओके। सॉरी गलती से मिस्टेक होगी, ठीक है। ये कितना आपके पास, 32,000 रुपए। आपके पास पैसा कितना अवेलेबल है, सिर्फ 32,000 रुपए। और लिस्ट ई के अंदर पेमेंट करने के लिए 1,40,000 ये था, 1,40,000 में से अगर 32 हटाओगे तो कितना बचेगा, 1,08,000 रुपीज। कितना, 1,08,000 रुपीज। मतलब ये 1,08,000 क्या शो कर रहा है, नेगेटिव बैलेंस शो करने लग गया कि आपके पास इतना पैसा कम है, ओके। अब यहां पे क्या लिखोगे, अमाउंट अवेलेबल फॉर, क्योंकि देखो ई हो गया, अब एफ और जी बचे, तो लिस्ट एफ टू लिस्ट एच, ओके। मतलब 1,08,000 की कमी ये होगी, प्लस अब पेमेंट करने की बारी किसकी आएगी, लिस्ट
एफ की, और लिस्ट एफ के अंदर क्या था, प्रेफरेंशियल कैपिटल। कौन सा कैपिटल, प्रेफरेंशियल कैपिटल। क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो टोटल थे कितने के, 5% प्रेफरेंशियल थे 2 लाख रुपए के, कितने के, 2 लाख रुपए के थे, जिसमें से देखो क्या हुआ था, देखो टोटल हमारे पास 2 लाख रुपए के थे, जिसमें से 100 शेयरों पे 25 रुपए लोगों ने पे नहीं करे, लेकिन उसमें से 1000 रुपए हमें वसूल होने के चांसेस हैं। याद रखना, जितना हम पैसा लेंगे तो उतना ही तो हम पेमेंट करेंगे। तो देखो टोटल हमारे पास पैसा आना चाहिए था 2 लाख रुपए, कितना आना चाहिए था, 2 लाख रुपए। तो उन्होंने लोगों ने कहा कि हम आपको 25 रुपए पे नहीं करेंगे, अगर पे नहीं करते तो हम पेमेंट कितने करते हैं, जो भी रिमेनिंग बचता हो, लेकिन इस 2500 में से 1000 रुपए हमें वापस रिसीव हो गया, तो इसका भी तो पेमेंट आपको करना पड़ेगा, तो 1000 रुपए ये भी आ जाएगा। समझ गए बच्चों। अब क्या हुआ, 2 लाख, देखो 1500 रुपए माइनस हो गया, तो मतलब कितना बचा, 1,98,500 ना, तो यहाँ पे लिख दो आप 1,98,500 रुपए। ओके, मतलब प्रेफरेंशियल कैपिटल को आपको पेमेंट करना है कितने का, 1,98,500 का। ओके, अब देखो भाई, पहले ही शुरुआत स्टेज में हमारे पास फंड नेगेटिव में आने लग गया था, अभी और पेमेंट करना है इतने का, तो टोटल करो इनका 0 0 5 8 8 16 9 1 10 और एक बचा 1 2 3 लाख 6,000। ठीक है, 3,06,500, ये भी क्या है, नेगेटिव बैलेंस। ओके, ये क्या आएगा, ये भी हमारे पास अमाउंट अवेलेबल फॉर लिस्ट, क्या बचा है, जी। ठीक है, अब यहाँ पे लिस्ट जी लिख दो। ठीक है, लिस्ट जी किसके लिए था, इक्विटी शेयर कैपिटल के लिए, और इक्विटी शेयर कैपिटल वालों को कितना पेमेंट करना है, 2,40,000 रुपए का। तो यहाँ पे आप लिख दो इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का, 2,40,000 रुपए का, 2,40,000 रुपए। ठीक है, तो देखो कितना हुआ, 0 0 5 6 4 5। ठीक है, 5,46,500 रुपए। ये क्या आया, ये ऑटोमेटिक जो निकला 5,46,500 रुपए, कितना, 5,46,500 रुपए, ये आपका डेफिशिएंसी निकल गई। ठीक है, क्या निकल गई, डेफिशिएंसी कितने की, और ये किसको शो करेंगे अपने आप, ऑटोमेटिक लिस्ट एच को। ओके, डेफिशिएंसी मतलब कंपनी को पेमेंट करने के लिए कितने पैसे की कमी रहेगी, जिसके कारण कंपनी लिक्विडेशन में चलेगी। ओके, वो वैल्यू है 5,46,500 रुपए। समझ में आ गया बच्चों। देखो एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ जल्दी से। देखो हमने क्या कहा, स्टेटमेंट ऑफ शेयर करने सबसे पहले देखो, दो हमारे कंपनी के पास एसेट्स होती हैं, दो ही प्रकार की संपत्तियां रहेंगी, या तो उस संपत्ति को गिरवी रखा गया होगा या नहीं रखा गया होगा। अगर गिरवी रखा गया है तो उसको लिस्ट बी में, और जिसको नहीं रखा गया गिरवी वो लिस्ट ए में। ए का फॉर्मेट, बी का फॉर्मेट दोनों समझा दिए थे आपको मैंने, उन दोनों का टोटल कर देना। ओके, उन दोनों का जैसे आप टोटल करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि इस कंपनी के पास कितना पैसा अवेलेबल हो सकता है। फिर पेमेंट करने की बारी आएगी। सबसे पहले लिस्ट सी के अंदर पेमेंट करना। लिस्ट सी के अंदर आएगा क्या, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। फिर उसका पेमेंट करने के बाद फिर किसका करोगे, डी फॉर डिवेंचर का, फिर ई के अंदर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का। उसके बाद आप किसका पेमेंट करोगे, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के बाद प्रेफरेंशियल कैपिटल का, एंड लास्ट में इक्विटी शेयर कैपिटल का। जैसे आप इक्विटी शेयर कैपिटल का बताओगे उसके बाद जो भी ऑटोमेटिक जो भी निकल के आएगा, या तो डेफिशिएंसी निकल के आएगी या सरप्लस निकल के आएगा। ठीक है, क्या आपके पास पैसा इतना अवेलेबल है कि आप उसका पेमेंट कर सको, है ही नहीं, तो सरप्लस तो होने का चांसेस ही है ही नहीं। तो हमेशा 99% 99 क्या लगभग आप पूरा 100% ही मान के चलोगे, हमेशा डेफिशिएंसी आएगी। अगर ये डेफिशिएंसी ना आती तो फिर कंपनी लिक्विडेशन में क्यों जाती। समझ आ गया बच्चों, डेफिशिएंसी आने की वजह से ही कंपनी लिक्विडेशन में गई है। ओके बच्चों, अब इसी क्वेश्चन को आप घर पे एक बार दोबारा रिवाइज करना, और कोई प्रॉब्लम्स हो तो कल मुझसे पूछ लेना। ओके, ठीक है, बाय बाय बच्चों।